नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचार। मार्क्स के विचारों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष की धारणा, सामाजिक क्रांति का सिद्धांत व राज्य का सिद्धांत प्रमुख है। इन समग्र विचारों को हम दो भागों में प्रस्तुत करेंगे। प्रथम भाग में मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की चर्चा करेंगे। मूलतः ये मार्क्स के विचारों के दार्शनिक पक्ष हैं और एक प्रकार से विचार के अधिष्ठान भी हैं। इसके दूसरे भाग में वर्ग संघर्ष की धारणा, सामाजिक क्रांति का सिद्धांत व राज्य के सिद्धांत के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला जाएगा। आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवपूजन प्रसाद पाठक, जो वर्तमान में आर्यभट्ट महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक हैं, और मैं हूँ साक्षी मांडवाल। प्रस्तुत आलेख के उद्देश्य इस प्रकार हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अर्थ तथा इसके विविध आयामों को जानना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को समझना, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जानना। सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स के विचार क्या हैं? लेकिन उससे भी पहले एक लेखक के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। सन 1989 ईस्वी में एक जापानी अमेरिकन लेखक फ्रांसिस फुकुयामा ने एक लेख प्रकाशित किया, एंड ऑफ हिस्ट्री, और फिर 1991 ईस्वी में एक किताब लिखी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यह पुस्तक काफ़ी चर्चित रही। पुस्तक का मुख्य विषय है कि पूंजीवाद के दो बड़े वैचारिक दुश्मन, फासीवाद और साम्यवाद, समाप्त हो गए। इसके अनुसार फासीवाद द्वितीय युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया और साम्यवादी विचारधारा का पतन अब 1991 में हुआ है। अब केवल एक ही विचारधारा और व्यवस्था बची है, वह है लोकतंत्र और पूंजीवाद। निष्कर्ष यह है कि मानव जिस व्यवस्था की तलाश में था वह उसे मिल गई है, और इसके विपरीत सोचने वाले अंतिम मनुष्य की भी मृत्यु हो गई। अर्थात मार्क्सवाद का निधन हो गया और इस विचारधारा की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई। मार्क्सवाद कोई वाद नहीं है, बल्कि विचारों का समुच्चय है। कार्ल मार्क्स ने पाश्चात्य जगत में व्यापक श्रमिकों के शोषण को देखकर पूंजीवादी समाज की एक व्याख्या या अध्ययन करने की कोशिश की। औद्योगिक क्रांति यूरोप में समृद्धि तो लाई, पर वहाँ के सामाजिक जीवन में संत्रास और पीड़ा अधिक आ गई। धीरे धीरे कार्ल मार्क्स के विचारों ने एक धारा ले लिया और उसका प्रभाव अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के नवोदित देशों पर पड़ा। मार्क्सवाद में सिद्धांत और पद्धति दोनों हैं, अर्थात कार्ल मार्क्स के विचार का व्यवहारिक प्रयोग सोवियत संघ और चीन आदि देशों में किया गया है। लगभग सभी विचारक अपने देश काल से प्रभावित होते हैं। यह बात मार्क्स पर भी लागू होती है। कार्ल मार्क्स के विचार कोई अपने आप में मौलिक चिंतन नहीं है। विचारों की उत्पत्ति परंपराओं में होती है। कार्ल मार्क्स भी यूरोप की चिंतन परंपरा से प्रभावित है। मार्क्स का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने विभिन्न विचारों को एकत्रित कर समाजवाद की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत किया। यह सत्य है कि मार्क्स ने अपने चिंतन के भवन के विभिन्न भागों के निर्माण हेतु विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की। उसने उसका निर्माण करने के लिए बहुत से भट्टों से ईंट ली, लेकिन उनका प्रयोग अपने ढंग से किया। मार्क्स के चिंतन में तीन स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम जर्मन का आदर्शवाद है, जिसमें हीगल का नाम आता है। मार्क्स ने हीगल से उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। साथ में फयूरबाख से उनका भौतिकवाद को लिया। ब्रिटेन से उनकी आर्थिक सोच प्रभावित है। राजनीतिक अर्थशास्त्र से श्रम पर आधारित मूल्य और अतिरेक मूल्य का सिद्धांत लिया है।
एडम स्मिथ और रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित श्रम आधारित सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और अतिरेक मूल्य के सिद्धांत को पूंजीवाद की वितरण प्रणाली के विश्लेषण का आधार बनाया। इसके बाद फ्रांस की क्रांतिकारी परंपरा से मार्क्स के वर्ग संघर्ष की धारणा व राज्य का विचार प्रभावित है। मार्क्स से पूर्व समाजवादी चिंतक जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, प्रूदो आदि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, श्रमिकों के उत्थान, शोषण करने वाले वर्ग का विनाश और वर्गहीन समाज की स्थापना के विचार प्रतिपादित कर चुके थे। यद्यपि यह काल्पनिक अधिक था, फिर भी मार्क्स के विचारों को प्रभावित किया। इन्हीं विचारों की वैज्ञानिक पद्धति से व्याख्या करने के कारण मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। लास्की का कथन है कि उसने समाजवाद को एक कोलाहल के रूप में पाया और उसे एक आंदोलन के रूप में छोड़ा। मार्क्सवाद अपने वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत निम्न सिद्धांतों पर विचार करता है: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्ट मटीरियलिज्म, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मटीरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वर्ग संघर्ष की धारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास स्ट्रगल, सामाजिक क्रांति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, राज्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेट। जैसे गांधी के चिंतन में सत्याग्रह की भूमिका थी, उसी प्रकार कार्ल मार्क्स के चिंतन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का स्थान है। मार्क्स का संपूर्ण राजनीति दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। यह वह आधारशिला है जिसका आश्रय समस्त साम्यवादी विचारक लेते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद पद्धति का विचार हीगल से और भौतिकवाद का विचार फयूरबाख से ग्रहण किया। इन दोनों के सम्मिश्रण ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दिशा प्रदान की। लेकिन मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने से पहले हीगल के द्वंद्ववाद को समझना आवश्यक होगा। हीगल जर्मन का आदर्शवादी विचारक है। उसके अनुसार सारा संसार एक संयुक्त संपूर्ण इकाई है। इस मूलभूत इकाई में आत्मा की धारणा या तर्क या ईश्वरीय मन को केवल मात्र सत्य है। इस आत्मा या तर्क की प्रवृत्ति द्वारा हीगल हमें बताता है कि हम सभी वस्तुएं जान सकते हैं। वह आगे कहता है कि धारणा या तर्क दुनिया के इतिहास में विकसित होता है और यह विकास क्रम लक्ष्य प्राप्ति तक चलता रहता है, क्योंकि इतिहास वास्तविक स्वरूप से ही गतिशील तथा विकासवादी है। इसलिए इसे औपचारिक तर्क की स्थिर धारणाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता। हीगल का यही नया तर्क द्वंद्ववाद है। इस पद्धति से ही दृष्टिकोण अपना सकते हैं, सामाजिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को समझ सकता है, उनकी गति को पहचान सकता है और यह भी जान सकता है कि भविष्य में उनका विकास किस दिशा में होगा। मार्क्स के शब्दों में, मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़े पाया और उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। मार्क्स के अनुसार विकास मूल में अंतर्विरोध है और वह भौतिक है। संसार की सभी वस्तुएं भौतिक तत्वों से बनी हैं और वे अपने विकास की यात्रा में 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं: वाद, विवाद और संवाद। मनुष्य के विचार व चेतना भी भौतिक है। मार्क्स के लिए विचार नहीं बल्कि पदार्थ ही विश्व की अंतिम सच्चाई है। वाद किसी भी वस्तु या पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था है। प्रत्येक अवस्था अपना अंतर्विरोध भी रखती है। इस वाद के प्रतिवाद का जन्म होता है। वाद और प्रतिवाद दोनों अपूर्ण अवस्थाएं हैं। इन दोनों के विरोधों से उत्पन्न अवस्था संवाद कहलाती है। संवाद परस्पर विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से संचालित होता है। इसमें वाद और प्रतिवाद दोनों के गुण निहित होते हैं। यह संघर्ष अंततः पारस्परिक विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित कर देता है, जिससे उच्च स्थिति में उन दोनों तत्वों का विकास होता है। कालांतर में संवाद भी वाद बन जाता है और इस वाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था के अपने विरोधाभास होते हैं और विकास की यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम हैं। पहला, विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स एंड लॉ ऑफ स्ट्रगल। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु या पदार्थ में 2 पक्ष निहित होते हैं। ये दोनों पक्ष परस्पर विरोधी होते हुए भी साथ साथ रहते हैं, जैसे चुंबक में 2 ध्रुव विरोधी होते हुए भी साथ रहते हैं। दूसरा, निषेधों का निषेध। इसके अनुसार प्रत्येक परवर्ती अवस्था अपने पूर्ववर्ती अवस्था का निषेध होती है, अर्थात बाद की प्रत्येक अवस्था तभी अस्तित्व में आती है जब वह अपने पूर्व की अवस्था को बाध्य कर दे। तीसरा, गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक। किसी भी पदार्थ या वस्तु के विकास का क्रम गुणात्मक व मात्रात्मक चरणों से गुजरता है। गुणात्मक विकास के समय वस्तु अपना आकार परिवर्तित करती है और मात्रात्मक विकास के समय अपने आकार में वृद्धि करती है, और वृद्धि कालांतर में गुणात्मक विकास के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, गेहूं के बीज का बोना गुणात्मक विकास है। पौध आने के बाद से लेकर उसके पककर कट जाने तक मात्रात्मक विकास होता है, और पुनः गेहूं के बीज का अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना गुणात्मक विकास है। यह सृष्टि का नियम है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मटीरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ऐतिहासिक भौतिकवाद सामाजिक जीवन तथा इसके विकास का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विस्तार है। यह मार्क्स का इतिहास दर्शन है। इसमें भूतकाल के ऐतिहासिक अध्ययन के तत्व, वर्तमान काल के सामाजिक ढांचे तथा समृद्धि का विश्लेषणात्मक लेखा जोखा तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। मार्क्स अपने चिंतन की शुरुआत एक भौतिक प्रश्न से करता है। मनुष्य ने समाज का निर्माण क्यों किया? वह किस लिए सामाजिक जीवन में आया? मार्क्स के अनुसार मनुष्य समाज का निर्माण अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन से होती है। मनुष्य अधिक से अधिक उत्पादन सहयोग से कर सकता है, एकाकी जीवन में नहीं। उत्पादन से ही भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी। श्रम उत्पादन की अनिवार्य शर्त है। उन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रम करना पड़ेगा। अतः श्रम सामाजिक जीवन का आधार है और मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक आवश्यकता है। श्रम और उत्पादन कार्यकलाप के बिना मानव जीवन असंभव हो जाएगा। अतः भौतिक संपदा का उत्पादन सामाजिक विकास का मुख्य निर्धारक उत्पादन है। कार्ल मार्क्स कहता है कि किसी समाज का आधार ही उस समाज के अधिसंरचना को निर्धारित करता है। वह उत्पादन पद्धति को आधार कहता है और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था को अधिसंरचना कहता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि एक युग का वैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाएं और संस्कृति जिसमें धार्मिक तथा नैतिक विश्वास, कला, साहित्य उत्पादन के साधनों की उत्पत्ति है। मार्क्स के शब्दों में जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया की स्थितियों को निर्धारित करती है। मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उनकी सामाजिक स्थिति उनकी चेतना को निर्धारित करती है। इसका अर्थ है कि आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन की शक्तियां ही अंतोगत व समस्त वस्तुओं को निर्धारित करती हैं। ये न केवल सामाजिक ढांचे को निर्धारित करता है, बल्कि उसके धार्मिक विश्वासों तथा दर्शन की रूपरेखा भी निश्चित करता है। मानसिक का निर्माण भौतिक से होता है, भौतिक का मानसिक से नहीं। एक समाज की संस्कृति उसके आर्थिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया ऊपर का ढांचा है। यह विश्वास की शाश्वत सत्य, न्याय, प्रेम, मानवता, दानशीलता इत्यादि की अमूर्त धारणाएं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाती है, एकदम गलत है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियां ही उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती है और उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही समाज की संस्थाओं और विचारधारा का ऊपर का ढांचा खड़ा होता है। पूंजीवाद और सामंतवाद उत्पादन के आधार पर वह यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे परिवर्तन होते हैं।
उत्पादन पद्धति में दो तत्व, उत्पादन शक्तियां और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के साधनों से है, जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक संपदा को उत्पन्न करते हैं, और उत्पादन के संबंध वे हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मनुष्य के बीच स्थापित होते हैं। अतः एक विशेष उत्पादन पद्धति उत्पादक शक्तियों और स्थापित उत्पादन संबंधों की अटूट एकता की प्रतीक होती है। मनुष्य के बीच स्थापित ये उत्पादन संबंध उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर निर्धारित होते हैं और समाज में उनके प्रभुत्वशील होने या अधीनस्थ होने की स्थिति का निर्धारण करते हैं। उदाहरण, पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तित्व स्वामित्व होने के कारण पूंजीपति प्रभावशाली तथा श्रमिक अधीनस्थ होते हैं। वितरण का रूप भी उत्पादन के स्वामित्व के स्वरूप पर निर्भर करता है और उनके स्वामियों के पक्ष में होता है, जिससे वे उत्पन्न की गई सामग्री का बहुत बड़ा अंश प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उत्पादन के ये संबंध अपरिहार्य हैं। वे मनुष्य की इच्छा और अभिलाषा से स्वतंत्र होते हैं। समाज का इतिहास सामाजिक उत्पादन के नियम का आधिशासित विकास है। यह एक उत्पादन पद्धति का जो निरंतर स्थान है, दूसरी उच्चतर उत्पादन पद्धति के द्वारा लिए जाने की अनिवार्य प्रक्रिया है। उत्पादन कभी स्थिर नहीं रहता है, विकसित होता है, सुधरता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति का यही उपाय है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ की एक युग में उत्पादन तथा वितरण की प्रणाली में परिवर्तन होने से उसी के अनुरूप सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से भी परिवर्तन हुए हैं। मध्य युग के अंत में सामंतवाद के उदय, जिसके अनुकूल नई सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, नैतिक, वैधानिक तथा आर्थिक सिद्धांतों का प्रस्थापना हो गया। इसी प्रकार सोवियत रूस की सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं पूंजीवादी अमेरिका से बहुत भिन्न हैं। संसार की प्रत्येक वस्तुओं की भांति उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। नए कच्चे पदार्थों, शक्ति के नए स्रोतों की खोज या उत्पादन कला में विकास से उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि उत्पादन के संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं में भी उनके अनुरूप परिवर्तन हो, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। मार्क्स का विश्वास था कि जब कभी उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों को पीछे छोड़ देती हैं, दूसरे शब्दों में जब एक समाज की सामाजिक, कानूनी तथा राजनीतिक संस्थाएं अपने आप को धन के उत्पादन और वितरण की प्रणाली में तेजी से होने वाले परिवर्तन के अनुकूल नहीं बना पाती हैं, तो उस कठिनाई को पार करने का एकमात्र मार्ग क्रांति है। शक्ति के प्रयोग के बिना पुरानी व्यवस्था अपने स्थान में नवीन व्यवस्था को नहीं आने देती। ऐतिहासिक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स समाज के विकास की पद्धति को खोजता है। मानव पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तथा संभावनाएं हैं कि किसी नवीन समाज की। परिवर्तन और विकास से अंतर्द्वंद उत्पन्न होते हैं, जिससे समाज समाप्त होता है। दूसरा समाज आता है जो पहले से अच्छा होता है। मार्क्स ने मानव समाज के विकास को इन चरणों से बताया है। ऐतिहासिक भौतिकतावाद द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत की सामाजिक विकास पर लागू करने का नाम है। यही आर्थिक नियतिवाद है। आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, वर्ग रहित समाज। मानव सभ्यता के स्थायी जीवन की अवस्था प्राप्त करने के समय यहाँ पर एक प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था थी। इस समय संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ था, निजी संपत्ति की अवधारणा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में कोई वर्ग नहीं था। उत्पादन के साधन सरल थे। व्यक्ति के लिए अकेले भोजन जुटाना संभव नहीं था। इसमें साथियों के सहयोग एवं श्रम की आवश्यकता थी। जीवन के सामूहिक चरित्र के कारण उत्पादन के साधनों के साथ उत्पादित माल पर सार्वजनिक स्वामित्व था।
जनसंख्या में वृद्धि के साथ उत्पादन के साधनों का विकास हुआ। ज्ञान के विकास के साथ नए नए आविष्कार हुए, जिससे दो प्रकार के उत्पादन के साधन विकसित हुए। परंपरागत उत्पादन के साधन व नए श्रेणी के उत्पादन के साधन। इससे उत्पादन के साधन सामूहिक से व्यक्तिगत अधिकार में आने लगे। उत्पादन के साधन के स्वामियों ने स्वामी वर्ग का निर्माण किया और अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के आधार पर साधनहीन लोगों को अपना दास बनाकर उनके माध्यम से उत्पादन कराने लगे। इस तरह साम्यवाद का स्थान दासता ने ले लिया। विकास की अगली अवस्था को मार्क्स दासीय समाज कहता है। दास समाज में मुख्य द्वंद्व स्वामी और दास का था। कृषि और उत्पादन के साधनों के विकास से उत्पादन बढ़ गया। निजी संपत्ति की अवधारणा उत्पन्न हुई। उत्पादन के साधनों पर एक विशेष वर्ग का नियंत्रण हो गया, जिससे दासता का विकास हुआ। इस परिवर्तन से श्रम विभाजन बड़े पैमाने पर संभव हुआ। फलतः पुराने उत्पादन संबंध उत्पादन के विकास में बाधक बनने लगे। नए विकसित होने वाले संबंधों से उनका संघर्ष होने लगा। संघर्ष का समाधान स्वामी लोग दासों का अधिक शोषण करने लगे, और जब तक दास स्वामी के प्रभुत्व को स्वीकार करेगा वह शोषित होगा। फलतः दासों की विद्रोह क्रांति के रूप में आए। इसे दबाने के लिए राज्य का एक दमन के साधन के रूप में संगठन के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। दास समाज के ध्वंस के खंडरों पर एक नए समाज की रचना हुई। यह नया समाज सामंतवादी समाज था। इस व्यवस्था में दास समाज की बाधाएं दूर हो गई। नए नए उत्पादन के साधनों की खोज का कार्य निरंतर जारी रहा। परिवर्तन और ज्ञान के विस्तार ने उत्पादन के साधनों को प्रभावित किया और पुराने उत्पादन संबंधों को बेकार करके नए उत्पादन संबंधों को जन्म दिया। इस परिवर्तन से पुनः उनमें संघर्ष होने लगा। द्वंद्व सामंत और कृषक के बीच का था। व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। एक ही वर्ग मुख्य था। कृषक वर्ग शेष परजीवी थे जो कृषक पर निर्भर थे। दो चीजें थी, संसाधनों का अभाव और जनसंख्या वृद्धि से खर्च बढ़ रहा था, जिससे प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। साथ में ही सामंतवाद का आधारभूत तत्व भूमि के बजाय समाज में वाणिज्य व्यवस्था का महत्व बढ़ने लगा। नया व्यवसायी वर्ग सामंतवादी व्यवस्था का विरोध कर रहा था। कृषक भी सामंती बंधनों से मुक्ति चाहते थे और पूंजीवादी वर्ग इसमें उनकी सहायता कर रहा था। फलतः नए उत्पादन संबंध सामंतवादी संबंधों से टकराने लगे। इस संघर्ष का अंततः परिणाम सामंतवाद के अंत और पूंजीवाद के आविर्भाव के रूप में प्रकट हुआ। कार्ल मार्क्स ने सबसे गहन अध्ययन पूंजीवादी व्यवस्था का ही किया है। यह उस समय की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था थी। पूंजीवाद के विरोधाभासों को उजागर कर मार्क्स ने समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना की वकालत की। 19वीं शताब्दी में होने वाली औद्योगिक क्रांति में पूंजीवादी समाज को पूर्णता प्रदान की। उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण रूप से पूंजीपतियों का स्वामित्व स्थापित हो गया। श्रमिक स्वतंत्र रूप से श्रम बेचने वाला सर्वहारा वर्ग में परिवर्तित हो गए। उत्पादन की शक्तियों में विकास का क्रम अनवरत जारी रहा। फलतः पूंजीवादी उत्पादन के संबंध धीरे धीरे उत्पादन में सहायक के बजाय बाधक होने लगते हैं। उग्र शोषण के कारण श्रमिकों के हित पूंजीपतियों के हितों से टकराने लगते हैं। समाज स्पष्टतः दो वर्गों पूंजीपतियों और सर्वहारा में विभाजित हो जाता है। वर्ग चेतना के विकास से सर्वहारा वर्ग का शोषण से मुक्ति के लिए पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष उग्र से उग्रतर हो जाता है। समाजवादी क्रांति को जन्म देता है। समाजवाद क्रांति से उत्पादन के व्यक्तिगत स्वामित्व वाली पूंजीवादी व्यवस्था का अंत और उन पर सामाजिक स्वामित्व स्थायित्व करने वाली समाजवादी व्यवस्था का उदय होता है। इस तरह मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण पर आधारित समाज शोषण मुक्त समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की कड़ी है। समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप जिस नई राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया जाता है वह सर्वहारा वर्ग को अधिनायक तंत्र की व्यवस्था होती है। इसका मुख्य कार्य पूंजीवादी व्यवस्था के अवशेषों को समाप्त करना तथा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना होता है। मार्क्स के अनुसार यह व्यवस्था की अब तक की सबसे अधिक जनतांत्रिक व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें वास्तविक दृष्टि से समाज के बहुमत का, जिसका निर्माण श्रमिकों द्वारा किया जाता है, शासन होता है। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करके उनके माध्यम से मनुष्य के द्वारा मनुष्य के किए जाने वाले शोषण से समाप्त किया जाता है और इस ढंग से उत्पादन व्यवस्था का संचालन होता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम के बराबर पारिश्रमिक प्राप्त हो सके। इस तरह यह व्यवस्था साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक आधार भूमि तैयार करती है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की स्थापना मानव समुदाय के सुदीर्घ इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। इससे जीवन के सभी क्षेत्रों, उत्पादन, श्रम के स्वरूप और श्रम की परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, संस्कृति और जीवन प्रणाली, जनता के विचारों और दृष्टिकोणों में मौलिक परिवर्तन होंगे। साम्यवादी समाज सभी सदस्यों के लिए जीवन की ऐसी समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो मनुष्य की सबसे पुनीत आदर्शों की भावनाओं के पूर्णतः अनुरूप होगी। साम्यवादी समाज की सर्वोपरि विशिष्टता यह होगी कि उसमें तीव्र वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप उत्पादन का स्तर बहुत ऊंचा होगा और वह निरंतर विकसित होता जाएगा। फलतः साम्यवादी समाज में नियोजित अर्थतंत्र उच्चतम, उद्देश्यपूर्ण और युक्तिसंगत उपयोग होने लगेगा। साम्यवादी उत्पादन का लक्ष्य होगा निर्बाध सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित बनाना और समाज के प्रत्येक सदस्य की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। साम्यवादी समाज एक वर्गहीन समाज होगा, अतः वर्ग संस्था का चरित्र रखने के कारण उसमें राज्य के अस्तित्व का लोप हो जाएगा। फलतः समाज एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, पूर्ण मुक्त और मनुष्य मात्र की समता पर आधारित समाज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस समाज में व्यक्ति और समाज के हितों में किसी प्रकार का विरोध और संघर्ष नहीं होगा। वे पूरी तरह आपस में एकाकार और सामंजस्यपूर्ण होगा। इस प्रकार मार्क्स ये दिखाने की कोशिश करता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा वैधानिक पद्धतियां, सभी सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वह सब जीवन के भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। भौतिक पदार्थ ही विकास की गति को निर्धारित करते हैं। तो आज हमने पहले भाग में कार्ल मार्क्स के चिंतन की मूल धारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व आर्थिक नियतिवाद के तत्वों को समझा। मार्क्स यह बताने की चेष्टा करता है कि मानव सभ्यता के विकास में भौतिक तत्वों की अहम भूमिका होती है। मूलतः किसी समाज की आर्थिक व्यवस्था ही उस समाज की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करती है। साथ ही विकास की प्रक्रिया हमेशा विरोधाभासों से गुजरती है। इन बातों को समाज के विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करके दिखाया और सिद्ध किया। इसके अगले भाग में हम वर्ग संघर्ष की अवधारणा की चर्चा करेंगे। उसमें जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में वर्ग की क्या भूमिका होती है और वर्ग संघर्ष कैसे क्रांतियों का निर्माण करता है। इसका भी अध्ययन भी भाग 2 में करेंगे। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके प्रश्न और सलाह हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।